जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आज की वीडियो में हम राष्ट्रपति से जुड़े सभी आर्टिकल पे चर्चा करेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है आर्टिकल 52 से 62 तक ही है। राष्ट्रपति को यदि पढ़ना है तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति, उसके बाद न्यायपालिका शक्ति, सीएजी का नियुक्ति, हर एक पद की जो नियुक्ति होती है उन सभी आर्टिकल को इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखने का ज़रूर प्रयास करें। हम आपको गारंटी देते हैं कि यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाइएगा राष्ट्रपति से रिलेटेड। और राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी प्रश्न लगाइएगा तो आपसे ज़रूर बनेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रपति, देखिए आर्टिकल 52 से 62 तक दिया है। और ज़रूरी नहीं कि हम 52 से 62 तक ही देखेंगे, हम वो सभी आर्टिकल को देखेंगे जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है। देखिए, आर्टिकल 52 में जो है दिया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सबसे पहले जान लीजिए राष्ट्रपति का पद जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली जो है किस तरह से निर्वाचन होगा ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो आप ये सब चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिएगा। देखिए, आर्टिकल 52 में जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह देश का संवैधानिक प्रमुख होगा। कौन? राष्ट्रपति। यह भारत का प्रथम नागरिक होगा। ये सभी बातें जो है आर्टिकल 52 में दिया गया है। तो इन सभी चीज़ तीनों में से कोई एक पूछ लेगा कि किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 52 मारिएगा। ठीक है। देखिए आगे। कि भारत में संसदीय प्रकार की व्यवस्था है। आप लोग जानते ही होंगे भारत में संसदीय प्रकार की व्यवस्था है जिसमें दो प्रमुखों का प्रावधान है। पहला राष्ट्र का प्रमुख, दूसरा है सरकार का प्रमुख। देखिए, राष्ट्र का प्रमुख जो है पहले राजा या रानी कहा जाता था जो ब्रिटेन में चल रहा था। और सरकार का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री को कहा जाता है। देखिए, नोट में आप ध्यान में रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को राजा या रानी क्यों नहीं कहा जाता है। क्योंकि क्योंकि भारत में राष्ट्र के प्रमुख को राष्ट्रपति कहते हैं। संविधान संविधान सभा में राष्ट्र के प्रमुख की जगह राष्ट्रपति नाम का सुझाव संघ संविधान समिति के सदस्य श्याम प्रसाद मुखर्जी ने 30 अप्रैल 1947 को दिया और राष्ट्रपति नाम को मंजूरी दी। तो राष्ट्रपति पद या राष्ट्रपति शब्द की जो है किसने दी थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 30 अप्रैल 1947 को संविधान समिति में। और ये राजा या रानी को हटा के राष्ट्रपति नाम का को जो है मंजूरी दे दी गई थी। देखिए, फिर आर्टिकल 58 जिसमें दिया है राष्ट्रपति की योग्यताएं। पहला तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसके बाद राष्ट्रपति की क्या योग्यता होगी भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। देख लीजिए। देखिए, भारत का नागरिक हो, ऐसा नहीं कि जन्म से, मतलब जन्म के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिया हो। जो भारत का नागरिकता प्राप्त हो वो भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। वह पै आयु वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, अधिकतम नहीं, मतलब 35 वर्ष मिनिमम दिया गया है, अधिकतम के बारे में कोई चर्चा नहीं है। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, पर सदस्य नहीं हो, लाभ के पद पर ना हो। देखिए, ये सभी चीज़ें जो है आर्टिकल 58 मतलब 58 में दिया गया है। पहला तो भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और अधिकतम का कोई चर्चा नहीं है। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर ना हो। और एक चीज़ रखिएगा, पढ़ा लिखा कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है। देखिए आगे। देखिए, आर्टिकल 58 58(2) लाभ का पद क्या होता है, इसको परिभाषित किया गया है। लाभ का पद क्या होता है? ठीक है। किसमें? आर्टिकल 58 के खंड 2 में। भारत के संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु आर्टिकल 58 2 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या संघ या राज्य सरकार मंत्री लाभ के पद नहीं है। लाभ का पद होता कौन है? देखिए, लाभ का पद संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, अन्य प्राधिकरण में जैसे जो वेतन पाता हो, लाभ लेता हो, इन सभी से सुरक्षा मिलता हो, प्राधिकरण हो और सुविधा जो है लाभ के पद के अंतर्गत आता है। ये सभी जो है संघ सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार से इनको ये सभी किसी व्यक्ति को मिल रहा है तो ये सभी जो है लाभ का पद है। तो आप समझ लिए होंगे लाभ का पद क्या होता है। देखिए, उसके बाद दिया गया है राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी अन्य योग्यताएं का निर्धारण आर्टिकल 71(3) के तहत संसद को दिया गया है।
तो 71(3) के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी क्या योग्यताएं निर्धारण करना चाहिए, ये संसद को दिया गया है आर्टिकल 71 के खंड 3 में। देखिए, संसद ने 1952 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम बनाया। कब? 1952 में। पहले जो है राष्ट्रपति पद के लिए कितना प्रस्तावक और कितना अनुमोदक होना चाहिए, वो देखते हैं। देखिए, 1952 में जो है इसमें दिया गया था 1 प्रस्तावक और 1 अनुमोदन होना चाहिए, और राशि की कोई चर्चा नहीं की गई थी 1952 में। फिर 1974 में जो है 10 प्रस्तावक, 10 अनुमोदक और ₹2500 जो है राशि आपको चेक के रूप में देनी होगी। ये 1974 में ये चीज़ लाया गया था। उसके बाद 1997 में जो है 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदन होना चाहिए और 15,000 की राशि होना चाहिए, जो चेक के रूप में जो आरबीआई को तय होगा। देखिए, अभी फिलहाल में यही है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन और 15,000 रुपये। ये तीनों चीज़ें आप जरूर ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में कितना प्रस्तावक, कितना अनुमोदक होना चाहिए, तो 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदन और 15,000 की राशि, वो भी चेक के रूप में जो आरबीआई दे सकता है। यदि चेक जमा कीजिएगा तो आरबीआई उसे मिल सके। देखिए आगे, देखिए, जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी यदि कुल वेद मत का 1/6 मत प्राप्त न हो। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में जितना भी मत प्राप्त हुआ है, तो उसका 1/6 मत किसी भी कैंडिडेट को, राष्ट्रपति कैंडिडेट को प्राप्त नहीं हुआ है, तो जमानत जब्त कर ली जाएगी। जो 15,000 रुपये आप चेक के रूप में दिए हैं, वो जमानत जब्त हो, वो पैसे आपकी जब्त हो जाएगी। देखिए, आर्टिकल 58 देख लिए। आर्टिकल 54 देखते हैं आप। 54 में दिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। पहले देख लिए राष्ट्रपति का पद, उसके बाद राष्ट्रपति की क्या योग्यता होना चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कैसे किया जाता है। आर्टिकल 54 में ये चीज़ दिया गया है। देखिए, राष्ट्रपति के पद के लिए वोट डालने वाले को मतदाता नहीं निर्वाचन कहते। तो राष्ट्रपति के पद के लिए, चुनाव के लिए जो वोट डालते हैं उसको मतदाता नहीं कहा जाता, उसको निर्वाचक कहते हैं। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आर्टिकल 54 में दिया गया है। इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में कौन-कौन से लोग वोट करते हैं, उसको देखते हैं। देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुदुचेरी तथा जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और दिल्ली और पुदुचेरी को जो है 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जो है राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार दिया गया था। 70वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली और पुदुचेरी को, ठीक है। तो 1992 में ये चीज़ लाया गया था। 1997 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो इन दोनों के जो विधानसभा के सदस्य वोट डाले थे राष्ट्रपति के चुनाव में 1997 में। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत जो है मतदान नहीं करता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है 12 सदस्य राज्यसभा में जो मनोनीत किया करते हैं, और 2 लोकसभा में, वो सब मतदान में भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य भी जो है वोट नहीं डालते हैं। तो आप 2 चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट नहीं करते हैं। पहला तो मनोनीत सदस्य, और दूसरा राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करते हैं। तो आप इन दोनों बातों को जरूर याद में रखिए। विधान परिषद टोटल 6 राज्य में है, आप लोग को ध्यान में जरूर ही होगा। देखिए आगे, ये आर्टिकल 54 देख लिए। अब आर्टिकल 55 देखते हैं। आर्टिकल 55 में दिया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है, उसको देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुपातिक पद्धति के द्वारा होता है। अनुपातिक पद्धति क्या होता है? देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव मतों के अनुसार के आधार पर होता है। अतः राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आधे से 50% प्लस 1 मत अधिक प्राप्त करना होता है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल यदि 10 मतदान हुआ है, 10 वोट का मतदान हुआ है, तो आपको इसमें जो राष्ट्रपति बनने वाले हैं, इसको 5 + 1 मतलब 6 वोट मिलेगा। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में आपको वैलिड अनुपातिक पद्धति कहलाता है। ऐसा नहीं है कि एमपी के चुनाव में अग्रता ही विजेता होता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो विजेता, मगर राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि राष्ट्रपति जो देश का प्रमुख होता है, उसको 50% से अधिक लोगों ने चुना है। तो इसलिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, अग्रता ही विजय नहीं होता है। इसमें 50% से अधिक वोट लाना होता है। यदि नहीं होता है तो द्वितीय मतदान का पद्धति अपनाया जाता है, उसको भी हम आगे बताएंगे। दूसरा है गुप्त मतदान। राष्ट्रपति का चुनाव जो है
गुप्त मतदान के द्वारा होता है। भारत में एक ही ऐसा चुनाव है जो खुले तौर पे होता है, जो राज्यसभा का जो चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्य का, वो खुले मतदान के द्वारा होता है। वो उसमें अपना वोट अपने जो प्रमुख होते हैं जिस भी पार्टी को, उसको दिखाना पड़ता है। मगर राष्ट्रपति का चुनाव जो है ये गुप्त मतदान है। देखिए गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन गुप्त मतदान है, अतः राष्ट्रपति के निर्वाचन में गुप्त तरह से बिना किसी को दिखाए होता है। इसका राष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। ये क्या होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए इसमें मतदाता एकल होता है, उसका मत उसकी पसंद के आधार पर एक से अधिक व्यक्तियों को संक्रमित होता है। देखिए होता क्या है कि जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में 5 कैंडिडेट भाग लिया है। 5 कैंडिडेट में जब कोई निर्वाचक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं या वोट देने जाते हैं, तो 5 कैंडिडेट में उसको 1 नंबर मतलब पाँचों कैंडिडेट में किसको 1 नंबर पे रखना है, उसको तय करना पड़ता है। उसके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करके तय करना पड़ता है। उसी को कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। देखिए नोट में आप इसे ध्यान में ज़रूर रखिएगा। नोट में निर्वाचक को प्रथम मत अतः पहली पसंद देना आवश्यक होता है। जो हम बताएं, यदि निर्वाचक पहली पसंद नहीं देता है तो मत जो है रद्द कर दिया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में नोटा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, देखिए आगे। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचन आयोग करता है, मतलब इलेक्शन कमीशन जो है राष्ट्रपति का चुनाव करता है। यह आर्टिकल 324 में दिया गया है। देखिए इसके पीठासीन अधिकारी राज्यसभा या लोकसभा के सचिव जो है बारी-बारी से होता है। जैसे राज्यसभा और लोकसभा के सचिव जो बारी-बारी से होता है, इसका पीठासीन अधिकारी जैसे एक बार राज्यसभा का सचिव राष्ट्रपति के चुनाव में पीठासीन अधिकारी बने, तो आगे 5 साल के बाद जब इलेक्शन होगा तो लोकसभा के जो सचिव राष्ट्रपति के चुनाव का पीठासीन अधिकारी बनेंगे। तो आप इसे ध्यान में ज़रूर रखिएगा। देखिए 2022 में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सचिव पीठासीन अधिकारी थे। देखिए पीठासीन अधिकारी को जो है रिटर्निंग ऑफिसर भी कहा जाता है इंग्लिश में। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में सर्वाधिक बार किसने पर्चा भरा है, इसे भी आप लोग कुछ चीज़ ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक बार पर्चा भरा है हरिराम चौधरी ने 5 बार। अब तक 7 महिलाओं ने राष्ट्रपति का पर्चा भरा है, जिसमें 2 महिलाओं ने जीता है। तो 7 महिला कौन-कौन से थे, उसको देखते हैं। देखिए पहला कृष्ण कुमार बनर्जी 1952 में, मनोहरा होलकर, फूलचरण कौर, लक्ष्मी सहगल, प्रतिभा पाटिल जिसने जीत हासिल की थी, मीरा कुमार, द्रौपदी मुर्मू। 2022 में द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति की चुनाव जीती है। देखिए मतदान में यदि किसी भी उम्मीदवार को 50% से एक अधिक मत प्राप्त नहीं होता है तो कम सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को सब में बराबर बांट दिया जाता है। इसे द्वितीय चक्र की मतगणना कहते हैं। आप इसे समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार आपको हम बता देते हैं। जैसे टोटल राष्ट्रपति के चुनाव में 10 वोट पड़े, किसी को हो सकता है 10 वोट में किसी को हो सकता है 4 वोट पड़ा होगा, किसी को 3 वोट पड़ा होगा, किसी को 2 वोट, 2 वोट 4 3 7 दोनों, किसी को 1 वोट, ठीक है। सबसे कम जो है 1 वोट को इन तीनों में बाँट दिया जाएगा। तो इससे भी 50% से अधिक नहीं होगा, 50% प्लस 1 मतलब 6 वोट नहीं हुआ, तो इसमें से जो है बाकी इसको जो है सभी में किया जाता है। देखिए द्वितीय चक्र का मतगणना उसे ही कहते हैं जब किसी को 50% प्लस 1 वोट अधिक नहीं मिला है। यदि मिल जाता है तो ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचित हो जाते हैं। यदि नहीं मिलता है तो बाकी उसमें से सबसे कम वोट किसको मिला है, तो कम वोट वाले को जो है सभी में जो बराबर बाँट दिया जाता है। तो इसी को ही द्वितीय चक्र मतगणना प्रणाली कहते हैं। तो आप इसे एक बार थोड़ा-सा ध्यान में ज़रूर रखिएगा इस चीज़ को। देखिए आगे। देखिए भारत में जो है द्वितीय मतगणना प्रणाली जो है भारत में एक ही बार हुआ है, ठीक है? भारत में सिर्फ़ एक बार वी.वी. गिरी के राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय चक्र का प्रयोग हुआ हुआ है। भारत में एक बार राष्ट्रपति जो है नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। तो एक बार जो है राष्ट्रपति निर्विरोध कब चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध जो है चुने गए थे राष्ट्रपति के पद के लिए। देखिए इसमें 1971 की जनसंख्या का प्रयोग किया गया क्योंकि उत्तर और दक्षिण भारत की जनसंख्या में ज़्यादा अंतर नहीं था। जब वो नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए थे उस टाइम जो है उत्तर और दक्षिण की जनसंख्या में ज़्यादा अंतर नहीं था। देखिए 84वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम
से वर्ष 2026 तक जनसंख्या का जो आधार वर्ष होगा 1971 रहेगा। कौन सा? 84वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जो है जनसंख्या आधार वर्ष जो है 1971 ही रहेगा 2026 तक। देखिए आगे। देखिए 2022 राष्ट्रपति के चुनाव के बिहार के एक एमएलए का मत का मूल्य जो है 173 था। तो एक एमएलए का मत का मूल्य जो है बिहार के अनुसार 173 था। और देखिए सबसे अधिक जो है मत का मूल्य जो है यूपी का है 202। एक एमएलए का मत कैसे निकाला जाता है? देखिए एक एमएलए का मत का मूल्य जो है राज्य की कुल जनसंख्या और राज्य के निर्वाचित एमएलए की संख्या में भाग दे के गुना 100 करिएगा तो एक एमएलए के मत का मूल्य राष्ट्रपति के चुनाव में निकलता है। जो फिलहाल में सबसे बिहार का जो है 173 है और यूपी का जो है 202 है, 208 है, सॉरी 208 है। तो इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जैसे भारत में सर्वाधिक एमएलए का मूल्य 208 है यूपी का, यूपी राष्ट्रपति चुनाव में। भारत में सबसे कम एमएलए का मूल्य जो है सिक्किम का है 7 है। देखिए आगे। देखिए हर राज्य का एमएलए के मत का मूल्य अलग-अलग होता है क्योंकि राज्य की जनसंख्या और विधान सभाओं की सीट अलग-अलग होती है। देखिए 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में देश के कुल विधायकों के वोटों का मूल्य जो था 5,43,231 था। तो विधायक 2022 में जो है विधायकों के वोटों का मूल्य जो टोटल देश में जितना विधायक है उसके वोटों का मूल्य जो था 5,43,231 था। अब विधायक का देख लिए और एमपी भी वोट करते हैं इसमें। देखिए एक एमपी के मत का मूल्य जो है देश के विधायकों का कुल मूल्य जो ऊपर देखें 5,43,231 और देश के निर्वाचित की कुल संख्या जितना एमपी चुनाव जीते हैं मतलब उसमें आपको जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाते हैं। देखिए टोटल जो है देश में विधायकों का वोट का मूल्य जो है 5,43,231 है। टोटल जो है लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों की संख्या जो है 776 है। ठीक है, इसको जब भाग देते हैं तो 700 के आसपास निकलता है। तो एक एमपी यानी संसद के मत का मूल्य जो है 700 है 2022 के अनुसार। और सभी संसदों का मत का मूल्य जो है बराबर ही होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। देखिए सभी संसदों का मत का मूल्य बराबर होता है। देश की कुल संसदों का मूल्य जो है 776 गुना 700 है। 776 टोटल है 700 यानी 5,43,200 है। ठीक है और विधायकों का वोट का मूल्य कितना है 5,43,231 है। मतलब विधायक का मूल्य थोड़ा सा ज़्यादा है 231। बाकी जो है इसका संसदों का मूल्य जो है 5,43,200 है। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? एमएलए प्लस एमपी प्लस 1, एमएलए प्लस एमपी भाग 2 प्लस 1 मतलब 50% प्लस 1 इतना वोट जिसको मिल गया है वो राष्ट्रपति के चुनाव जो है जीत गए हैं। देखिए 5,43,216 मत जिसको मत मिलेगा वो भारत का राष्ट्रपति बनेगा। कितना? 5,43,216 या उससे ज़्यादा जो जिसको वोट मिलेगा मत मिला है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है किसी राज्य की विधानसभा को भंग होने पर या एमपी के पद के खाली होने पर राष्ट्रपति के चुनाव पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 71(4) में इस चीज़ के बारे में कहा गया है कि जब कोई राज्य का विधानसभा भंग हो या एमपी का पद खाली हो तो इसमें जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए आगे। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद होता है तो इसका जो है सुप्रीम कोर्ट ही इसकी देखरेख में सुनवाई होता है। ठीक वही दिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि कोई विवाद होता है अनुच्छेद 71 के तहत इसकी सुनवाई सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही अंतिम होता है। परिणाम आने के 30 दिन के अंदर अपील करनी होगी। यदि कोई भी राष्ट्रपति के पद के लिए मतलब लड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव में जो कैंडिडेट उनको लगता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई गड़बड़ी हुआ है तो 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक अपील डालनी होगी। तो राष्ट्रपति की सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट जो है करती है और उनका ही निर्णय जो है अंतिम होता है। देखिए अपील उम्मीदवार स्वयं कर सकते हैं या 20 प्रस्तावक जो उनके होते हैं वो करते हैं। देखिए
सर्वोच्च न्यायालय चुनाव को रद्द कर सकता है। यदि चुनाव रद्द होता है तो राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य जो है वैध होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव पहले जो नियुक्त हो गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय को जब लगता है या सही एविडेंट मिलता है तो गड़बड़ी हुआ है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो उनके पद उनको रद्द कर देता है पद को। तो राष्ट्रपति जो इससे पहले जो कार्य किए हैं वो कार्य जो वैध माना जाता है। देखिए आर्टिकल अब 60 देखते हैं। आर्टिकल 60 में क्या दिया गया है, तो निर्वाचन देख लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है। उसके बाद अब देखते हैं कि राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति जो है अपनी शपथ किस चीज़ के लेते हैं। देखिए आर्टिकल 60 में यही चीज़ दिया गया है, भारत का राष्ट्रपति शपथ की चर्चा दी गई है। देखिए भारत का राष्ट्रपति जो है संविधान की रक्षा यदि संरक्षण, प्रतिरक्षा और परिरक्षा की जो है शपथ लेता है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजीआई। देखिए राष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ की चर्चा जो है तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। अब राष्ट्रपति की देख लिए शपथ, अब राष्ट्रपति का कार्यकाल देखते हैं। आर्टिकल 56 में ये चीज़ दिया गया है। तो आर्टिकल 56 पे जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है। इसमें दिया गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल पद ग्रहण करने के तारीख से 5 वर्ष का होता है। जिस जिस दिन वो पद ग्रहण किए, पद की शपथ लिए, उस दिन से 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष से अधिक अपने उत्तराधिकारी के आने तक रह सकता है। जब तक राष्ट्रपति का पद भर ना जाए तब तक राष्ट्रपति जो है अपने पद पे बने रहते हैं। देखिए राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले भी खाली हो सकता है। कैसे? त्यागपत्र देने पर, महाभियोग देने पर और मृत्यु होने पर जो है राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले भी खाली हो सकता है। देखिए त्यागपत्र, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र की सूचना जो है लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति जो है इसकी सूचना जो है लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। देखिए मुख्य न्यायाधीश को भी कभी त्यागपत्र नहीं सौंपता है। ऐसा नहीं, मुख्य न्यायाधीश सिर्फ शपथ दिलाते राष्ट्रपति को, उनको कभी जो है त्यागपत्र नहीं देता है। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, महाभियोग या त्यागपत्र के अनुसार के कारण जो है राष्ट्रपति का पद यदि खाली परिस्थिति के कारण खाली होता है तो अधिकतम 6 महीने के में जो है चुनाव हो जाना चाहिए। देखिए यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करते हैं। यदि उपराष्ट्रपति भी ना हो तो मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं। यदि ये भी मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। देखिए आगे, देखिए ऐसा कंडीशन एक बार हुआ है। देखिए संसद ने 1969 में नियम बनाकर यह प्रावधान किया है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। यदि उपराष्ट्रपति भी का पद खाली है तो सीजीआई जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। ये प्रावधान जो है संसद ने 1969 में बना के ये नियम बनाया था। ऐसा कंडीशन एक बार हुआ है, कब हुआ है उसको देखते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति श्री जाकिर हुसैन की मृत्यु होने पर बीबी गिरी जी ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया और उपराष्ट्रपति के पद खाली होने पर सीजीआई जो है जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया। देखिए राष्ट्रपति के पद पर जाकिर हुसैन थे, इनकी मृत्यु हो गई तो उप राष्ट्रपति के पद के लिए जो है चुनाव लड़ने के लिए वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति के पद को त्याग दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, त्याग उपराष्ट्रपति के पद का त्याग किया तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद जो है खाली है। खाली होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो थे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह को जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करना पड़ा या कार्य किया। देखिए वही चीज़ दिया गया है। प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी और वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने त्यागपत्र दे दिया राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए। जब दोनों पद जब खाली हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो थे जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। तो आप याद रखिएगा कि एक ही थे जो राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। देखिए राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने वाला हर वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का शपथ लेता है। कोई भी राष्ट्रपति के पद का कार्य करता है और उन्हें राष्ट्रपति के पद के जो है
शपथ लेना ही होता है। राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति पद की सभी सुविधाएं जो है प्राप्त होगी। देखिए आगे, देखिए महाभियोग, इम्पीचमेंट। देखिए महाभियोग शब्द जो है, शब्द का प्रयोग जो है आर्टिकल 56 में किया गया है। देखिए महाभियोग शब्द का पहली बार प्रयोग जो है आर्टिकल 56 में किया गया है। आर्टिकल 56 आपको हम बता दिए हैं। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 61 में किया गया है। महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया गया है। देखिए आर्टिकल 61 में ही महाभियोग जो है, महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में चर्चा है। देखिए आर्टिकल 61 महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया जो है, संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग लगता है राष्ट्रपति पे। कब कब कैसे कैसे लगता है उसको देखते हैं। आर्टिकल 61 को, महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जिस सदन में कार्रवाई शुरू होगी उसे जो है प्रथम सदन कहते हैं। जैसे लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन में पहले पहले शुरू होती है कार्रवाई महाभियोग की, तो उसे प्रथम सदन कहते हैं। देखिए प्रक्रिया शुरू करने के लिए 1/4 सदस्य प्रस्ताव लेकर आते हैं। प्रस्ताव पर चर्चा से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। इस चीज़ को आप पे महाभियोग चल रहा है 14 दिन पहले। कितना सदस्य प्रस्ताव लेकर आते हैं? 1/4 सदस्य। देखिए राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। देखिए नोट, अटॉर्नी जनरल को नहीं भेज सकता है राष्ट्रपति। और सदन 2/3 के कुल बहुमत का, कुल सदन संख्या का निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रस्ताव पारित करेगा महाभियोग का। देखिए आगे, देखिए इसके बाद प्रक्रिया दूसरे सदन में चली जाती है। दूसरे सदन को जो जांच सदन कहा जाता है। तो पहला जिसमें महाभियोग चलता है उसको प्रथम सदन कहते हैं। और जब प्रथम सदन से महाभियोग पारित हो चुका है तो दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन को जो है जांच सदन कहा जाता है, जिसमें संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग की जांच करता है। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, जो आर्टिकल 361 में दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जो है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, जो आर्टिकल 361 के खंड 1 में दिया गया है। देखिए दूसरा सदन यदि राष्ट्रपति को दोषी पाता है तो कुल सदस्य की संख्या का 2/3 बहुमत से पारित करता है, तो राष्ट्रपति तुरंत जो है हट जाता है। देखिए राज्य विधानसभा के सदस्य इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। किसमें? महाभियोग में। और भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है शुरू नहीं हुआ है। देखिए अब आगे, देखिए नोट में ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार से उसके वेतन, भत्ते और सुविधाओं में कटौती नहीं की जा सकती। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसके वेतन, भत्ते और सुविधाओं पे जो है किसी भी प्रकार की जो है कटौती नहीं की जाती है। देखिए आर्टिकल 57 मतलब आर्टिकल 57 में जो है पुनर्निर्वाचन है, मतलब री इलेक्शन है। देखिए भारत में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन है। देखिए भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है? अमेरिका में 2 ही बार है। भारत में जो है कोई भी व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या होनी चाहिए? देखिए लाभ के पद पर ना हो, हम बताए थे लाभ का पद क्या होता है। वह संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, उसे 5 लाख रुपये महीना उपलब्धियां और वेतन प्राप्त होता है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति आवास प्राप्त होता है। और सेवा काल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन भत्ते में कोई कटौती नहीं होगी। कोई भी कंडीशन आ जाए, कहीं से युद्ध हो जाए, तो राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते में जो कोई भी कटौती नहीं होती है। देखिए आगे, देखिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ के बारे में अब पढ़ेंगे। पावर ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए आर्टिकल 53। देखिए आर्टिकल 53 में संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं और अपने अधीनस्थों के माध्यम से आर्टिकल 74 के खंड 1 के माध्यम से करती है। 74 के खंड 1 क्या कहता है उसको देखते हैं। देखिए आर्टिकल 74 के खंड 1, राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, जो राष्ट्रपति के अनुसार काम करते हैं। देखिए भारत में राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख है और इस
तरह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। तो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार जो है राष्ट्रपति कार्य करते हैं और राष्ट्रपति जो एक संवैधानिक प्रमुख होता है। जो कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। देखिए राष्ट्रपति जी के बारे में देखिए, क्योंकि भारत में संसदीय प्रकार की व्यवस्था का प्रावधान है जिसके तहत राष्ट्र के दो प्रमुख होते हैं। एक नाम मात्र के प्रमुख जो है राष्ट्रपति होते हैं और वास्तविक प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। अब जानते हैं राष्ट्रपति जो है किन किन पदों की नियुक्ति करता है। देखिए राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किनको नियुक्त करता है। पहला तो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आर्टिकल 75 के तहत नियुक्त करता है। राज्यपाल को आर्टिकल 155 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को आर्टिकल 124 और हाई कोर्ट के जज को 127 आर्टिकल 127 के अनुसार जो है राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। देखिए अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसको आर्टिकल 338 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करता है। एसटी कमीशन आर्टिकल 338 एक के अनुसार जो है राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष को जो है आर्टिकल 338 बी के अनुसार जो है नियुक्त करते हैं। देखिए यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उसको भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं आर्टिकल 316 के तहत। इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य होते हैं उसको आर्टिकल 324 के तहत राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं उसको आर्टिकल 350 बी के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष को जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और महिला आयोग का गठन जो है 1992 ईस्वी में किया गया था। मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। मानव अधिकार आयोग 1993 में बना है। एलटी गवर्नर मतलब ये हो गया आपको जो केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं वो एलटी गवर्नर होते हैं। उसको भी जो है राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं आर्टिकल 239 के तहत। दिल्ली एवं पुदुचेरी के सीएम को भी जो है राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं आर्टिकल 239 ए के अनुसार। ठीक है। देखिए या राष्ट्रपति के द्वारा जो है किसी को भेजा जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अटॉर्नी जनरल को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं आर्टिकल 76 के तहत और सीएजी को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं आर्टिकल 148 के तहत। वित्त आयोग के अध्यक्ष को भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं आर्टिकल 280 के तहत। तो बता दिए टोटल। देखिए आगे देखिए राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। देखिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद के टोटल जो है 3 अंग होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा जो आर्टिकल 79 में दिया गया है। तो राष्ट्रपति जो है संसद के जो है अभिन्न अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा जो आर्टिकल 79 में ये चीज़ दिया गया है। देखिए संसद बिना राष्ट्रपति के अनुमति के विधि नहीं बना सकता है। मतलब संसद जो है राष्ट्रपति के अनुमति के बिना कोई भी कानून या लॉ नहीं बना सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति करता है। जो आर्टिकल 99 में इस चीज़ के बारे में कहा गया है। और इसको जो है जो राष्ट्रपति के द्वारा जो सदस्य नियुक्त करते हैं उसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है उसको भी बताते हैं। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है और ये लोकसभा के सदस्य को शपथ दिलाते हैं। और प्रोटेम स्पीकर वो होते हैं जो सर्वाधिक बार या सबसे वरिष्ठ जो सर्वाधिक बार चुन के आते हैं सदस्य सदन में वही उसी को प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। देखिए राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो राज्यसभा में टोटल 12 सदस्य को मनोनीत जो राष्ट्रपति करते हैं उनको भी शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है जो आर्टिकल 80 के खंड 3 में दिया गया है। देखिए आर्टिकल 331 लोकसभा में 2 अंग भारतीय सदस्य की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसको जो है अभी 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है वर्तमान में इस प्रावधान को जो है रोक दिया गया है। देखिए आगे देखिए आर्टिकल 85 इसके तहत राष्ट्रपति संसद की आहुति करता है। संसद के सत्र का सत्रावसान करता है। लोकसभा को भंग कर सकता है। आर्टिकल 25 के अनुसार क्या-क्या संसद को बुला सकता है। संसद को संसद मतलब संसद के सदस्य को आहूत कर सकता है मतलब बुला सकता है। संसद के सत्र को सत्रावसान कर सकता है मतलब कि खत्म कर सकता है।
उसके अध्यक्ष के कहने पर, और लोकसभा को जो है भंग कर सकता है यदि किसी का बहुमत ना हो तो। ये आर्टिकल 85 में दिया गया। आर्टिकल 86 में जो है राष्ट्रपति संसद के सदनों का संबोधन कर सकता है। आर्टिकल 87 जो है प्रथम लोकसभा का संबोधन राष्ट्रपति करते हैं। प्रत्येक वर्ष के प्रथम बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है। ये आर्टिकल 87 में दिया गया है। देखिए आर्टिकल 111 में क्या चीज़ दिया गया है। देखिए आर्टिकल 111 में इसके तहत राष्ट्रपति के बिना बिना अनुमति के कोई कानून नहीं बन सकता है। ये आर्टिकल 111 में दिया गया। राष्ट्रपति को सूचना दिए बिना कोई भी लॉ या कानून नहीं बन सकता है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो वीटो शक्ति जो है किस आर्टिकल में दिया गया, तो आर्टिकल 111 में। तो वीटो जो है राष्ट्रपति को जो है 4 प्रकार का वीटो मिला हुआ है। देखिए वीटो पावर, वीटो शक्ति आर्टिकल 111 में दिया गया है। भारत में संविधान में 3 प्रकार के वीटो का चर्चा किया गया है। एक आत्यंतिक वीटो यानी एब्सोल्यूट वीटो, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो, जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो। एक होता है कि क्वालिफाइड वीटो यानी क्वालिफाइड, ये सिर्फ इसका प्रयोग यूएसए के राष्ट्रपति यानी अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। तो आइए इनको थोड़ा सा जानते हैं सभी वीटो को। देखिए एब्सोल्यूट वीटो यानी आत्यंतिक वीटो, राष्ट्रपति विधायिका के किसी विधेयक पर मना कर दे उसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। यदि आर्टिकल 111 में एक चीज़ दिया गया, मतलब कि राष्ट्रपति जो है कोई संसद कोई कानून बनाती है तो राष्ट्रपति को उसको सूचना दे, तो राष्ट्रपति जो है सीधे उस कानून को जो है मना कर दे, जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। देखिए 1954 में राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विधेयक पर जो है यह वीटो का प्रयोग किया था, एब्सोल्यूट वीटो का। उसके बाद है सस्पेंसिव वीटो यानी निलंबनकारी वीटो। ये क्या होता है, देखिए राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, यानी कोई कानून या कोई विधेयक बन रहा है, राष्ट्रपति को सूचना दिया गया तो राष्ट्रपति उनको पुनर्विचार के लिए फिर से संसद भेज दे, तो ये निलंबनकारी वीटो होता है। देखिए 2006 में लाभ के पथ के संबंधी विधेयक पर राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने इसका प्रयोग किया था, निलंबनकारी वीटो का। और पॉकेट जेबी वीटो क्या होता है, देखिए राष्ट्रपति विधेयक पर ना हाँ करे और ना करे। यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास ये गया तो उसको चुपचाप अपने पॉकेट में रख लिया, ना उस पर हाँ बोला गया और ना बोला गया, ये जो है जेबी वीटो होता है। देखिए डाक संशोधन विधेयक 1986 पर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। देखिए राष्ट्रपति को कुछ शर्तें और कुछ जो है उसको हाथ मोड़ा भी गया है। देखिए विधेयक बिल पर साधारण विधेयक पे वीटो का प्रयोग कर सकता है, वही संविधान संशोधन विधेयक पे वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, और धन विधेयक पे भी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, देखिए आगे। देखिए कैसा लग रहा है आप लोग को वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए नोट, विधेयक 3 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक। साधारण विधेयक पर जो वीटो का प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति आर्टिकल 111 के तहत, वही संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर जो वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। देखिए साधारण विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक कौन लाते हैं, एक तो जो जीते हुए संसद होते हैं प्रधानमंत्री वो, और दूसरा जो है गैर जो है एमपी है वो भी ला सकते हैं। राष्ट्रपति वीटो का शक्ति का प्रयोग जो है गैर सरकारी विधेयक और जब सरकारी अपनी बहुमत खो चुकी सरकार बहुमत कर सकती है तो वो होती है। अब देखते हैं अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, जो आर्टिकल 123 में दिया गया है। अध्यादेश ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123, राष्ट्रपति का अध्यादेश आर्टिकल 123। देखिए संसद के सत्र न चलने पर या किसी सदन के भंग होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश संसद के कानून की तरह ही होता है, यह अनुच्छेद 13 विधि की परिभाषा की तरह ही होता है, और अनुच्छेद 13 हम आपको विस्तार से बताए हुए थे। जब संसद नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकती है, जो आर्टिकल 123 में दिया गया है। देखिए अध्यादेश अधिकतम 6 महीने के लिए होता है, यदि 6 महीने में संसद उसे पारित नहीं करता है तो वह रद्द हो जाता है। अतः अध्यादेश की अधिकतम समय सीमा 6 महीने होता है। तो अध्यादेश की समय सीमा कितना होता है, 6 महीने। यदि अध्यादेश जारी होने के बाद संसद के दोनों सदन लोकसभा या राज्यसभा के सत्र चल जाते हैं तो सत्र की से 6 सप्ताह यानी कि 6 सप्ताह मतलब 42 दिन के अंदर अध्यादेश पारित करना होगा, नहीं तो रद्द हो जाएगा। देखिए आगे। देखिए एक केस हुआ था डीसी बाधवा बनाम बिहार राज्य 1986। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक विषय पर बार बार अध्यादेश जारी करना गलत है।
क्योंकि बिहार में जो है 1967 से 1981 के बीच जो है 250 बार अध्यादेश जारी किया गया था। देखिए, अध्यादेश का भी न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। ये किस वाद में कहा गया है? कृष्ण कुमार वाद 2017 में। अब देखिए राष्ट्रपति की विधायी शक्ति देखते हैं और राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति देखते हैं कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति क्या होता है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ यानी जुडिशियल पावर। देखिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124, हाई कोर्ट 217 ये जजों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, हाई कोर्ट में जजों की संख्या को जो बढ़ाने की शक्ति वो राष्ट्रपति के पास है। और संसद में सर्वोच्च न्यायालय में संसद को जो है राष्ट्रपति के संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है। आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को है। आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान की शक्ति राज्यपाल को है। देखिए आर्टिकल 72 के द्वारा राष्ट्रपति के पास जो है क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति जो है भारत के किसी भी न्यायालय के दंड को माफ करने की शक्ति रखता है। देखिए किस किस आधार पे? पहला क्षमा यानी पार्डन यदि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के मृत्युदंड, उम्र कैद, सजा आदि को पूर्णतः माफ कर देता है तो ये राष्ट्रपति की शक्ति है, जिसको क्षमा या पार्डन कहते हैं इंग्लिश में। अब इसे भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मृत्युदंड, उम्र कैद और सजा को जो माफ राष्ट्रपति किसके अनुसार करता है? पार्डन के अनुसार। देखिए आगे दूसरा है लघुकरण यानी कम्युनिटी। इसमें सजा की अवधि में कोई कमी नहीं होती है, सजा की प्रकृति में जो है बदला जाता है। देखिए लघुकरण हुआ कि सजा जितना है उतना रहेगा ही, मगर उसकी प्रकृति को जो है बदल दिया जाता है। जैसे फांसी को जो है उम्र कैद में, कठोर कारावास को जो है साधारण कारावास में बदल देता है। ये लघुकरण में यानी कॉमेडी में होता है। तीसरा है परिहार। परिहार यानी रेमिशन सजा की प्रकृति में बदलाव न करके सजा की अवधि में कमी करता है परिहार में। जैसे 10 साल का सजा हो तो उसको 8 साल कर देता है। चौथा है विराम यानी रिस्पेट यानी किसी की सजा पर शारीरिक स्वास्थ्य कारणों पर रोक लगा देना यानी गर्भवती महिला या कोई बीमार से ग्रसित हो तो उस पर रोक लगा दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। पांचवा है प्रतिलंबन। देखिए सजा पर तत्काल थोड़े समय पर रोक लगा देना जिससे उसकी क्षमा याचिका पर विचार किया जा सके। ये प्रतिलंबन राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, क्षमादान में शक्तियाँ हैं। अब जाते हैं आर्टिकल 143 में क्या कहा गया है। देखिए राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में सलाह लेने की शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 143 के तहत। और सलाह को मानना जरूरी नहीं है, मान भी सकता है नहीं भी। राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इस सलाह को देने के लिए बाध्य नहीं है। 26 जनवरी 1950 में जो है कि पहले के मामलों में सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्यकारी था, मगर बाद में यह मामले जो है बाध्यकारी नहीं रहा। सलाह 143 के साथ मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, इसके लिए बाध्यकारी नहीं है। और उस सलाह को मान भी सकता है राष्ट्रपति, नहीं भी मान सकता, इसके लिए भी बाध्यकारी नहीं है। ये आर्टिकल 143 में दिया गया है। देखिए राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट की चर्चा आर्टिकल 112 में किया गया है। राष्ट्रपति रखवाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से पेश किया जाता है। कोई धन विधेयक है या नहीं इसकी मतलब निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। देखिए आकस्मिक निधि क्या होता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 167 में आर्टिकल 267 में किया गया है। आकस्मिक निधि से धन या पैसा निकालने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। मतलब आकस्मिक निधि से पैसा निकालने का पावर जो है सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। देखिए राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ यानी मिलिट्री पावर आर्टिकल 53 के तहत या अनुसार राष्ट्रपति तीनों सेना का जो है सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति जो है युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति क्या होती है? देखिए राजदूत, उच्चायुक्त यानी CWG की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मतलब राजदूत, किसी देश में राजदूत भेजा जाता है या उच्चायुक्त की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किसी भी देश के साथ संधि या समझौते जो है ये राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। देखिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ इमरजेंसी पावर भाग 18 में दिया गया है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360,
की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं और मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। मंत्रिमंडल हमारे संविधान में सिर्फ आर्टिकल 352 में इसकी चर्चा की गई है। अब मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही ये तीनों लागू करते हैं राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा है? राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। 1962 से 1968 चीन युद्ध में, उस टाइम प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और राष्ट्रपति जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 1971 से 1977 पाकिस्तान के कारण, उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे और राष्ट्रपति जो है बीबी गिरी थे। उसके बाद 1975 से 1977 आंतरिक अशांति के कारण, यानी इमरजेंसी लगा था। उस टाइम भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे और राष्ट्रपति जो है फरुखुद्दीन अली अहमद थे। इसे जरूर याद रखिएगा आप लोग। अब जानते हैं लास्ट आपका टॉपिक का लास्ट। देखिए, राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग पीएम और मंत्री परिषद की सलाह से करता है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। आर्टिकल 77 भारत का सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है और करता है भारत के प्रधानमंत्री। टोटल राष्ट्रपति से जुड़े सभी आर्टिकल, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, मिलिट्री पावर, सभी चीज़ों पे राष्ट्रपति के लिए के बारे में चर्चा की हो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। कॉमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा आपको वीडियो। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।